हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे हैं। आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके का सेट, जिसपे हम लोग करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चंस। बिल्कुल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर का सेट है, जिसमें हम लोग 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था। तो अबुल हसन नामक जो चित्रकार था वो जहांगीर का दरबारी था। ऑप्शन नंबर सी जहांगीर इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। तो आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश से मिलने के लिए आपको जो ऑप्शंस दिया गया है वो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम दिया गया है। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि इनमें से सभी की सीमा जो है वो बांग्लादेश से मिलती है, यानी कि मेघालय की भी सीमा मिलेगी, त्रिपुरा की भी मिलेगी, मिजोरम की भी मिलेगी, असम की भी मिलेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है। तो पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का जो यहाँ पे पैटर्न दिया गया है, तो उत्तर से दक्षिण तक में आपको सही क्रम का चयन करना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले अगर आप उत्तर से दक्षिण की ओर जाइएगा तो पहले आपको नीलगिरी की पहाड़ी मिलेगी, फिर अन्नामलाई पहाड़ी मिलेगी और आपको लास्ट में इलायची की पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, इंपॉर्टेंट है कि भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है। तो भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य जो है वो गोवा में है, आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर सी गोवा इसका सही आंसर हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देंगे। यानी कि वर्षा के जल का पीएच मान कितना हो जाए कि उसे हम अम्ल वर्षा कह सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा 5.5 से कम। आपको पीएच स्केल पता होगा, इसमें 0 से लेकर 14 तक का स्केल होता है, जिसमें 7 बीच में रहता है। 7 से नीचे सभी को अम्लीय और 7 से ज़्यादा सभी को क्षारीय कहा जाता है। तो अब वर्षा जल का मान अगर 5.5 से कम हो जाता है तो उसे हम लोग क्या मानेंगे, अम्ल वर्षा मानेंगे। आगे देखिए छठा क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा जुलाई से अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। तो संविधान का एक भाग है जिसे भाग 3 कहते हैं। ठीक है, इसमें मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तक आसानी से खटखटा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए भाग 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन कहता है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है वो बनारस अधिवेशन के बाद होती है। कब होता है स्वदेशी आंदोलन, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि स्वदेशी आंदोलन हुआ कब था। आगे देखिए 9th नंबर क्वेश्चन कहता है कि चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे। तो आपको पता होगा कि चंपारण सत्याग्रह जो है उसके प्रमुख नेता राजकुमार शुक्ला थे। राजकुमार शुक्ला जो है वो महात्मा गांधी के पास जाते हैं और महात्मा गांधी की मदद से पहला सत्याग्रह होता है, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ये 1917 में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है कौन सा, ये आपको बताना है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सीमा शुल्क। सीमा शुल्क जो होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये डायरेक्ट टैक्सेशन के अंडर में नहीं आता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे। सारे प्रश्न जो आपको दिखाए जा रहे हैं स्क्रीन पे सारे महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न साइंस से है, कहता है कि कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क या खनिज है। तो कार्नेटाइट जो है वो आपको पता होगा कि यूरेनियम धातु का खनिज होता है। तो कार्नेटाइट का सीधा संबंध यूरेनियम से रखिएगा, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है द्विनाम पद्धति के जनक कौन है। बायोलॉजी से ये क्वेश्चन है और आपको पता होगा कि कार्लस लिनियस यानी कि लिनियस जो है वो द्विनाम पद्धति के जनक कहे जाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है। यानी कि एक व्यक्ति है जो 2 या उससे ज्यादा राज्यों का जो राज्यपाल के तौर पर पदभार है वो संभाल सकता है। तो ये किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था, ये आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि 7वां संविधान संशोधन यानी कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बिहार के पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से
कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? याद रखिएगा, बिहार में पंचायतों का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा? तो राज्य वित्त आयोग का जो गठन होता है वो राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा कि गीत गोविंद के जो रचयिता है वो जयदेव है। आपको क्वेश्चन ये बताना है कि ये किस दरबारी मतलब किसके दरबार में थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लक्ष्मण सेन के दरबार में सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में फोकस कीजिएगा, कहता है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में जो प्राथमिक शिक्षा के विकास में विशेष जोर दिया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। प्राइमरी एजुकेशन इज मोस्ट नेसेसरी इन हंटर कमीशन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है। 244 आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किससे संबंधित है? तो आपको पता होगा कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, यानी कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के रिगार्डिंग जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 244, यानी कि अनुच्छेद 244। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्याग पत्र देता है। तो बिहार के जो पंचायत होते हैं उनके जो मुखिया होते हैं वे अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो जिला पंचायत पदाधिकारी को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आविष्टित नहीं है, मतलब यानी कि जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रूस। रूस जो देश है वो भू आविष्टित नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों के पुत्रों की वर्णांधता होने की संभावना है। मतलब एक वर्णांध पुरुष है जिसको कलर ब्लाइंडनेस है, उसके पुत्र या पुत्री को वर्णांधता अगर हो तो उसकी संभावना कितनी है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0%। कोई जरूरी नहीं है कि हाँ किसी व्यक्ति को वर्णांधता है तो उसके आने वाली पीढ़ी को भी वर्णांधता होगी। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, 30 नंबर क्वेश्चन है एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्रीन को मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, देखिएगा। कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे आपको सूची 1 दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय वन है, तो आपको पता होगा उष्ण कटिबंधीय वन जो है वो साइलेंट वैली में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 पहले का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा कहता है शंकु वृक्ष वन, तो आपको पता होगा शंकु वृक्ष वन जो है वो हिमाचल प्रदेश में पाया जाएगा, यानी कि सीधा सीधा मिलाना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि कच्छ वनस्पति, तो आपको पता होना चाहिए कि कच्छ वनस्पति जो है वो सुंदरवन में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और चौथा पतझड़ वन राजस्थान, तो ऐसे ही आपको डायरेक्ट लगा देना है। तो कहाँ मैच कर रहा है ये? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डी पे ये पूरा पूरा मैच कर रहा है। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह है। यहाँ नेपाल की अगर सीमा को देखें तो उसमें कौन कौन से बिहार के जिले हैं जो उसको स्पर्श करते हैं? इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। आपको ध्यान में रहेगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। या PPSMS AK, पीपी ने एसएमएस किया AK को, याद रखिएगा पीपी ने एसएमएस किया AK को। पी से हो गया पश्चिम चंपारण, पी से हो गया पूर्वी चंपारण, एस से हो गया सीतामढ़ी, एम से हो गया मधुबनी, एस से हो गया सुपौल, ए से हो गया अररिया और के से हो गया किशनगंज। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इंपॉर्टेंट है। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था जो है वो लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ इसका सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन फोकस कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 35। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन कृषकों के लिए ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी? तो किसानों के लिए ज्यादा सुरक्षा अंग्रेजों की किस भू राजस्व व्यवस्था से प्राप्त थी, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया था, यानी कि कौन से अंग्रेज अधिकारी थे।
36 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सहायक संधि वेलेजली द्वारा लाई गई, निम्न में से किस राज्य के शासक इसमें शामिल नहीं हुए? भाई सहायक संधि जो है वो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लाया गया था, पर आपको ये बताना है कि इसमें शामिल नहीं हुए थे किस राज्य के शासक। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होलकर। ऑप्शन नंबर डी होलकर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि अशोक का संबंध भी बौद्ध धर्म से था, कनिष्क का भी था और प्रसेनजीत का थी। चांड प्रद्योत जो थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं थे। चांड प्रद्योत जो थे उनका संबंध बौद्ध धर्म से नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की ओर स्विच करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कहता है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो पहले तो बुद्ध की आपकी ज्यादातर जो प्रतिमाएं हैं वो आपको बैठे हुए स्टैंडिंग पोजीशन में, बुद्धा जो कहते हैं योगा पोजीशन, उसमें आपको दिखाई देगा। पर खड़ी प्रतिमा जो बुद्ध का बनाना शुरू किया गया वो किसके माने किन शासकों के शासन काल में ये शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुषाण। कुषाण काल इसका सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहता है कि किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुप्त वंश ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। मैंने आपको इसके रिगार्डिंग एक बात बताई थी कि गुप्त वंश ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए थे, इंडो ग्रीक ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे, और इंडो ग्रीक में वीम कडिफिशियस एक शासक था जिसने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे, और कुषाणों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी गुप्त वंश इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपको देखना है 40 नंबर में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हिंदू राजाओं पर या हिंदुओं पर लगाया गया कर जजिया होता था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, मुसलमानों द्वारा लिया जाने वाला कर जकात होता था, ये भी सही है। युद्ध में लूटा गया माल खुम्स कहा जाता है, ये भी सही है। मुसलमानों द्वारा लिया जाने वाला भूमि कर खराज था, नहीं खराज नहीं लिया जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निकोल कॉन्टी किस देश का यात्री था? तो 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इटली का यात्री था निकोल कॉन्टी, और ये विजयनगर साम्राज्य में आने वाला पहला यात्री था। किसके दरबार में निकोल कॉन्टी आता है, ये आपको ऑप्शन जो है सही आंसर इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा? तो आपको पता होना चाहिए कि विजयनगर साम्राज्य में सबसे ज्यादा जो शासन किया था वो संगम वंश ने किया था, और हरिहर और बुक्का ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो 1336 में की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और इनका जो हमेशा संघर्ष जो है विजयनगर का कहीं ना कहीं बहमनी राजाओं के साथ चलता ही रहा है। तो 43 नंबर क्वेश्चन की ओर स्विच करते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन लोहे का अयस्क नहीं है? तो लोहे का अयस्क नहीं है कौन सा? तो 43 का ऑप्शन नंबर डी से आंसर हो जाएगा, यानी कि मेलेकाइट जो है लोहे का अयस्क नहीं है। बाकी हेमेटाइट कह लीजिए, मैग्नेटाइट कह लीजिए या सिडराइट कह लीजिए, तीनों ही लोहे के अयस्क हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी मेलेकाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? तो 44 का सही आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, चतुष्फलकीय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन फोकस कीजिएगा कि एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है, तो एशिया का सबसे पुराना जो शेयर बाजार है वो कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसका सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा, कहता है कि निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? तो सही आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गॉटफ्रीड हैबरल ने इसका सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ निम्नलिखित को सुमेलित करें। यहाँ आपको 47 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको आपको मैच करके बताना है, सही सुमेलित करके दिखाना है। तो चलते हैं 47 का। तो पहला का देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो सही हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। दूसरा कहता है भटनागर पुरस्कार, तो भटनागर पुरस्कार जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा जो है यानी कि अर्जुन पुरस्कार खेल में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा में दिया जाता है, 3 सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, यानी कि 4 2 1 3 सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस नदी, कौन सी नदी जम्मू और कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है? तो जम्मू और कश्मीर से प्रवाहित नहीं होने वाली नदी आपको बताना है। तो सिंधु तो होती है भाई, सिंधु जम्मू कश्मीर से नहीं होती, झेलम होती है, और झेलम होती है, और चिनाब होती है, सिंधु नहीं होती है और सतलज नहीं होती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेडागास्कर की जो राजधानी है वो एंटानानेरिवो है, ये आपको ध्यान में रखना है। आज का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है। तो सबसे निम्न नगरीकरण पश्चिम बंगाल का है, ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से हमने आज की जो टॉप 50 क्वेश्चंस थे उसको कंप्लीट कर लिया है और इसके रिगार्डिंग तो क्वेश्चंस एग्जाम में बनते ही रहते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि इन प्रश्नों का आप अच्छा से 100% रिवीजन कर ले ताकि आपके आने वाले एग्जाम में ये आपको फायदा दे और एक भी प्रश्न ना छूटे। मिलते हैं फिर इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो के साथ जुड़ जाइएगा। सारे एग्जाम की तैयारी, जैक बोर्ड के रिगार्डिंग अपडेट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फ्री में उपलब्ध कराई जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।